तो हम लोगों ने मेडाइवल को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया था। मेडाइवल बिहार, मध्यकालीन बिहार। तो आज हम लोग ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेनली जो ये रहेगा, मैराथन सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब गति में करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है। ठीक है। और इसी संदर्भ में जो पहला क्वेश्चन जो आता है, टॉपिक का नाम है मिथिला के कर्नाट शासक। और पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से देखिए, मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, ठीक है, सिमरगांव से प्राप्त पाषाण लेख से, या फिर उधरा डाठी आपको दरभंगा में पड़ता है, से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से। तो सारे ही जगहों से आपको ये जानकारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके फाउंडर जो थे कौन थे, बताइए क्या नाम था उनका? नान्य देव। नान्यदेव था। ठीक है। और उसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ की बात करेंगे तो इसकी सिमरावगढ़। क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो सिमरावगढ़ से प्राप्त पाषाण से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से भी जानकारी मिलती है। और उधरा दाढ़ी से प्राप्त श्रीधर दास महामांडली के शिलालेख से भी जानकारी मिलती है। तो सारे ही मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। मालदेव से भीत, मालदेव के भीत भगवानपुर के अभिलेख से ओम श्री मल्लेदवस्य उत्कीर्ण है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत अच्छा है। राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाट शासक का मंत्री था? ये पूछा हुआ प्रश्न है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है जिसका नाम है चंदेश्वर ठाकुर। क्या नाम है इनका? तो चंदेश्वर ठाकुर का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो किस कर्नाट शासक का मंत्री था, तो क्या बताएंगे? चंदेश्वर ठाकुर किनके मंत्री थे, तो क्या बताएंगे? हरि हरि सिंह सिंह देव। देव। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। और हरि सिंह देव की बात करेंगे तो मिथिला के कर्नाट वंश के कौन से शासक थे? तो आखिरी आखिरी शासक थे। क्या थे? आखिरी आखिरी शासक। आखिरी शासक थे। ठीक है। तो हरि सिंह देव की बात करेंगे तो उनसे जो संबंधित जो व्यक्ति जो है चंदेश्वर ठाकुर है, जो कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक है। पूछा जाता है, ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है। और हरि सिंह देव के समय नेपाल पर क्या हुआ था? आक्रमक हुआ था। ठीक है। तो मैथिली का पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? वर्ण रत्नाकर का लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर क्या ठाकुर। नाम है इनका? ज्योतिरिश्वर ठाकुर। ठीक है। तो ज्योतिरिश्वर ठाकुर की बात करेंगे, वर्ण रत्नाकर है। ठीक है। अगर पूछेंगे राजनीति रत्नाकर तो क्या बताएंगे? राजनीतिक रत्नाकर का चंदेश्वर ठाकुर। ठीक है। चंदेश्वर। अगर पूछेंगे वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर क्या होगा? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है। नहीं, वर्ण रत्नाकर होगा ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है। और राजनीति रत्नाकर की बात करेंगे तो राजनीति रत्नाकर का क्या होगा? चंदेश्वर ठाकुर। ठीक है। राजनीति चंदेश्वर, वर्ण ज्योतिरीश्वर। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों किताब मिथिला से संबंधित है, मिथिला के बारे में जानकारी देती है। हाँ, इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर, राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर ठाकुर। ठीक है। चलिए, अब आते हैं बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन करना। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में हुआ। कर्नाट शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को, ठीक है, महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और, ठीक है, नृपमल कहता था। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते लखनौती गया था, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था। कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता। तो ध्यान में रखेंगे, सारे ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सारे ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है। तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे? बोलिए मेरे साथ। ठीक है। तो याद हो जाएगा, कब हुआ था? एक हजार तो दस सौ संतानवे संतानवे में हुआ था। कब हुआ था? दस तो सौ दस सौ संतानवे संतानवे में हुआ था। ठीक है। कर्नाट वंश के जो शासक जो थे, कर्नाट शासक जो थे, जिनका नाम क्या था? नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने आप को क्या बोला था? तो महासमंताधिपति मिथिलेश्वर, ठीक है, और नृपमल। ठीक है। और नरसिंह देव के शासनकाल में क्या हुआ था? नरसिंह देव के शासनकाल में क्या हुआ था? 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। और हरि सिंह देव की बात करेंगे तो आखिरी राजा थे। ठीक है। और कर्नाट वंश के शासनकाल को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे? तो मिथिला के इतिहास में क्या कहा जाता है इनको? तो स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया था। आप देखिए, कृत चिंतापति और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो इसका नाम क्या है? चंदेश्वर तो ठाकुर। कृत चंदेश्वर चिंतापति ठाकुर। और विवाद रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। ठीक है। और चंदेश्वर ठाकुर जो थे किनके पुत्र थे? तो धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। ठीक है। तो कृत चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, चंदेश्वर ठाकुर। क्या नाम है इनका? तो चंदेश्वर ठाकुर इनका नाम है। ठीक है। छंदज्ञ,
छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इनका नाम वीरेश्वर। क्या नाम है इनका? वीरेश्वर। तो छांदोग्य 10 पद्धति वीरेश्वर। पुस्तक के लेखक है वीरेश्वर। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम वीरेश्वर है। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में ये सब नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न। किसने महावार्तिक नवनिंदक के नाम से जाना जाता था? महावार्तिका नवनिंदक के नाम से किनको जानते हैं? जिनको जानते हैं धीरेश्वर ठाकुर को। किनको जानते हैं? धीरेश्वर ठाकुर। धीरेश्वर ठाकुर जो थे चंदेश्वर ठाकुर के पिताजी थे। ठीक है, तो इनको महावार्तिका नवनिधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ? मतलब पूछ रहा है उसमें पाल वंश का राजा कौन था? ठीक है, तो क्या नाम था? रामपाल था। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या था? रामपाल था। मिथिला के कर्नाटक दक्षिण भारत के राजवंश थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक वंश का उदय की बात करेंगे तो 1097-98 में हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ? तो क्या बताएंगे? रामपाल। क्या बताएंगे? रामपाल। रामपाल। बताना, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? नान्य देव जो थे इनके संस्थापक थे। कौन थे? तो इनके संस्थापक नान्य देव थे। उत्तर बिहार को तीरभुक्ति या फिर मिथिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी कहाँ थी? अभी जस्ट मैंने अभी थोड़े पहले बताया। राजधानी अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ की बात करेंगे। वर्तमान स्थिति कहाँ पे है सिमरावगढ़ की? ठीक है, तो ध्यान में रखना वर्तमान स्थिति की अगर आपसे बात किया जाएगा तो कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना नेपाल में है। ठीक है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? हरि सिंह। ठीक है, तो ध्यान में रखना अंतिम शासक की बात करेंगे तो हरि सिंह जो थे अंतिम शासक थे। और कर्नाटक वंश पूरी तरीके से कब अंत हो गया? तो क्या बताएंगे? तो 1378। ठीक है, तो 1378 में। ठीक है, 1378 में इनका पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो मतलब चला कब से कब? तो 1097 से लेके 1378 पे, मतलब इतने वर्षों तक ये लगभग अप्रोक्स ये राज्य जो है आपका सरवाइव किया। ठीक है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? जस्ट अभी मैंने बात किया, पंजी प्रबंध का विकास कर्नाटक के समय में। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा पंजी प्रबंध के जनक कर्नाटक वंश के किस शासक को जाना जाता है? अगर राजा का नाम पूछ देगा तो क्या बताएंगे? शासक अगर पूछेगा तो तो ध्यान में रखना। ठीक है, हरि सिंह देव को जानते हैं? नहीं, हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह देव को जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक वंश से संबंधित है पंजी प्रबंध। तिब्बती इतिहास का धर्म स्वामिनी कब आए थे? बिहार कब आए थे? तो क्या बताएंगे? 1234 में। कब आए थे? तो 1234 में। बहुत अच्छा, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं धर्म स्वामिनी ने बिहार जब आया तो इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा से बिहार पे किसका आक्रमण हुआ था? क्या नाम था उसका? नाम किसके बारे में चर्चा किया था? कल के किस्सा में बताया था मैंने। तो इन्होंने बोला था से एक आक्रमण और हुआ था। तुगरल था। तुगरिल तुगन। क्या नाम था उसका? तुगरिल का आक्रमण। तुगरिल तुमन नाम था ना उसका। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक वंश पर किसका शासन था? ठीक है, 1202-3 में आक्रमण हुआ तो कौन था उस समय? तो उस समय नरसिंह देव था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कौन था? तो नरसिंह देव था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन, जस्ट अभी ऊपर में चर्चा किया। तो तुगरिल तुगन के द्वारा मिथिला पे आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो धर्म स्वामिनी तो करते ही है, और साथ में कौन करते हैं? तो ध्यान में रखना है मुल्ला तकिया। कौन करते हैं? सॉरी, मुल्ला तकिया। हाँ ठीक है, मुल्ला तकिया। तो धर्म स्वामिनी और मुल्ला तकिया जो है तो तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक वंश का शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? राम सिंह देव था। कौन था? तो ध्यान रखना है राम सिंह देव। ठीक है, ध्यान रखना है क्या नाम था? राम सिंह देव। ठीक है, तो तुगरिल तुगन के अभियान के समय राम सिंह देव था। ठीक है, ध्यान में रखना बख्तियार खिलजी के समय कौन था? तो क्या बताएंगे? नरसिंह देव थे। कौन थे? तो बख्तियार खिलजी के समय नरसिंह देव। अगर बात करेंगे तुगरिल तुगन के समय में तो राम सिंह देव थे। ठीक है, कर्नाटक को, हाँ कर्नाटक बोल रहा हूँ, कर्नाटक शासकों में कौन सा एक समाज सुधारक था? तो उसका अंतिम शासक जो था हरि सिंह देव जो ये महान समाज सुधारक थे। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो क्या बताएंगे? हरि सिंह देव। तो हरि सिंह देव के समय में मुख्य रूप से विकसित हुआ। ठीक है, अब मध्यकालीन बिहार के हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जरा। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी से पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म का प्रचारक का आगमन की जानकारी हमें से कहाँ मिलता है? मतलब बख्तियार खिलजी से पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म के प्रचारक या फिर प्रचारकों का आगमन की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है?
तो 1124 के मनेर से प्राप्त रामपत्र से और तिब्बत विद्वान तारानाथ की रचनाओं से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, दोनों जगह से हमें जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार के मतलब मेडाइवल बिहार के इतिहास के जानकारी में साहित्यिक स्रोत में सभी कथन का चयन करें। तो ध्यान रखना, तबकात नासरी और रियाज उस सलातीन दोनों महत्वपूर्ण इतिहासकार नाम। ध्यान में रखना, तबकात नासरी, रियाज उस सलातीन की बात करेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण नाम है। से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो देखेंगे मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी, शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल के अकबरनामा और बाबर की तुजक बाबरी से बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बनी बिहार। ठीक है, ध्यान में रखना। तारीखे फिरोजशाही से मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। तारीखे फिरोजशाही, तारीखे शेरशाही, ठीक है, शेरशाह की प्रशासन और ठीक है इतिहास के जानने का सर्वाधिक स्रोत है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, किसी प्रकार का कोई भी गलती आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। तारीखे शेरशाही, शेरशाह के प्रशासन और इतिहास सर आवाज कम कम आ रही है, आवाज कट गया। सही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बरनी की तारीख आवाज बहुत स्लो हो गया सर, और मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। सुनेंगे तब। और ये वॉइस बाबर की तुजके बाबरी से बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। इधर से आवाज भी नहीं जा रहा। पुस्तक, ठीक है, तबकाते नासरी, शेख कबीर की पुस्तक, ठीक है, शेख कबीर की आवाज नहीं आ रही है। अफसाना शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। सर आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही क्या आवाज? हाँ हेलो, कम आ रही है। अभी ठीक है। सारे ही चीजों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे। माइक इनका एक हो रहा है, बंद कीजिए। राजेश कुमार, आपका माइक इको होता है, बंद करके रखिए। ठीक है, अब देखेंगे, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर ओपन कर लिया। 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पे आक्रमण करके वहां कर्नाट वंश के शासन को अपना बनाया और उसके बाद वो बंगाल चला गया? तो किसने बताया था? तो मुल्ला तकिया ने बताया था। किसने बताया था? मुल्ला तकिया ने बताया था। ठीक है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किस राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए बिहार में? तो तुगलक वंश के। कौन सा? तुगलक वंश के। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो क्या बताएंगे? तिरहुत के क्षेत्र में। ठीक है, बिहार में मध्य मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ध्यान रखें, मुल्ला तकिया। ठीक है, तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो मुल्ला तकिया। ठीक है, बहारी सताने गैवी किसकी रचना है? ठीक है, तो बहारी रस्ताने गैवी किसकी रचना है? तो ध्यान में रखिएगा, मिर्जा नाथन की रचना है। किसका नाम है? मिर्जा नाथन की रचना क्या है? बहारी सिताने गैवी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? ठीक है, तो मिर्तुल अहवाल की रचना की बात करेंगे तो मुल्ला बहवानी की रचना है। किसकी रचना है? तो मुल्ला बहानी की रचना है, जिसका नाम क्या है? मिर्तुल अहवाल। ठीक है, ध्यान में रखना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो कृति लता है, कृति पताका है। ठीक है, दोनों के दोनों किताब की बात करेंगे तो विद्यासागर के, सॉरी क्या नाम है इनका? विद्यापति के द्वारा लिखा गया है कृति लता और कृति पताका। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है वर्ण रत्नाकर भी, ये सबके बारे में जानकारी आपको मिलती है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इन पुस्तकों से। ठीक है, बिहार से प्राप्त ठीक है पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? शेरशाह सूरी से संबंधित है। ठीक है, वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो पहला मुगल शासक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना अकबर। ठीक है, सियर उल मुथाखरीन, ठीक है, सियर उल मुथाखरीन की रचना किसने की थी? तो ध्यान में रखना है, तो सियर उल मुथा आवाज नहीं आ रही।
गुलाम हुसैन तबतबाई, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, कुछ किताब का नाम है, इसका आंसर बी लिया है। चलिए इसको मिलान करते हैं, ठीक है। तो रियाज उस सलातीन के लेखक की बात करेंगे तो गुलाम हुसैन सलीम होगा, ठीक है। तारीख शेर शाही की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो तारीख शेर शाही की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अब्बास खान शेरवानी, ठीक है। क्या नाम है इनका, अब्बास खान शेरवानी नाम है, ठीक है। बकियाते मुस्ताकी की बात करेंगे तो इसके राइटर जो होंगे ध्यान में रखना है, क्या हो जाएंगे, तो रिजुकुल्लाह हो जाएंगे। अफसाने शाह की बात करें, अफसाने शाह के लेखक शेख कबीर हो जाएंगे, और ठीक है, बसातीनुल उन्स के लेखक जो होंगे ध्यान में रखना, क्या नाम है इनका, तो इक्तसान दहलवी, ठीक है। ये सारे के सारे किताब है, मैंने पहले ही बोला था राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेडाइवल के, अगर मेडाइवल से अगर कुछ पूछेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, या फिर आपसे ध्यान में रखना है, क्या पूछेगा, तो राइटर का नाम पूछेगा। तो किताब। आप इसको जब 2 बार 3 बार जब तक घर से नहीं पूछोगे, ठीक है, तब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सही होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था घर से पढ़ कराने के लिए। मुल्ला बहवानी यात्री थे, कहाँ के यात्री थे, तो ईरान के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे, मुल्ला बहवानी, तो मुल्ला बहवानी की बात करेंगे तो ये ईरान के यात्री थे, ठीक है। मुल्ला बहवानी की यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी आपको मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ किताबें हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप लोग अलग से क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इसको रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मध्यकालीन किताबें काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे बिहार में क्या होता है, तुर्कों का आगमन होता है। तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पे पड़ा, ठीक है, तो कहाँ पे था, मनेर में था। कहाँ पे था, मनेर में प्रथम पड़ाव था, ध्यान में रखना है। बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, इंद्रधुम्नपाल था। क्या नाम था उसका, इंद्रधुम्नपाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण को सेन शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधुम्नपाल ने मतलब क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। किसके अनुसार बख्तियार खिलजी की बात करेंगे, किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के किस मोहल्ले में उसको दफना दिया गया, ठीक है। तो इमादपुर मोहल्ला, ध्यान में रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट, अभी भी उसका सब वहीं पे है। तो इमादपुर मोहल्ला में दफना दिया गया। ये जानकारी कौन देता है, ये जानकारी फरिश्ता देता है। कौन देता है ये जानकारी, फरिश्ता, ठीक है। क्योंकि इसका निधन जो था, बख्तियार खिलजी का निधन देवकोट में हुआ था 1206 में, लेकिन बाद में उसको बिहार के इमादपुर मोहल्ला में क्या किया गया, तो इसको दफना दिया गया। जानकारी कौन देता, फरिश्ता देता है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित करके किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, सॉरी किसे अपना राजधानी नियुक्त किया। तो बख्तियार खिलजी का राजधानी कौन था, तो क्या बताओगे, मैंने कल बताया था, तो क्या बताएंगे, लखनऊ। कौन था इसकी राजधानी, लखनऊ थी। तो इसकी राजधानी कौन थी, तो इसकी राजधानी जो थी लखनऊ थी, ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, तो बख्तियार खिलजी। क्या होगा, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता क्या होगा, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, गाजी इख्तियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। गाजी इख्तियार के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। इसे आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। गाजी इख्तियार, ठीक है, तो गाजी इख्तियार के नाम से जानते हैं। बाकी ध्यान में आपको रखना, गाजी इख्तियार का दूसरा नाम बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो देखें, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो इब्ने बख्तियार खिलजी। क्या नाम था उनका, तो इब्ने बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी के बिहार में पहली प्रमुख विजय कौन सी थी, तो उदंतपुरी की थी, जिसको हम लोग बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको विजय करने का श्रेय जाता है, क्या नाम है इसका, बख्तियार खिलजी को। और इसने कब विजय प्राप्त की थी, क्या बताएंगे, मतलब उदंतपुरी पे विजय कब प्राप्त की थी, तो 1198 में। आपको यह ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, कब हुई बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना, तो क्या बताएंगे, तो 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ था उसका प्रशासनिक मुख्यालय, तो बिहार शरीफ था, बिहार ठीक है। शरीफ। नंदा विश्वविद्यालय के किसने ध्वस्त कर दिया, तो उस बैल का नाम क्या था, तो उस बैल का नाम बी फॉर बख्तियार खिलजी, बी फॉर बैल, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ के किस मोहल्ला में दफनाया गया है, तो इमादपुर में, ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, लक्ष्मण सेन था। क्या नाम था उसका, लक्ष्मण सेन था। पाल में कौन था, तो प्रद्युमन पाल,
ठीक है। प्रद्युम्न पाल में पाल। क्या नाम था? प्रद्युम्न पाल। ठीक है, ध्यान दोनों का नाम याद ध्यान में रखना है, इंद्रदुम्न इंपॉर्टेंट है। पाल। सॉरी, इंद्रधुम्न पाल, नॉट प्रद्युम्न, इंद्रधुम्न पाल था। इधर जो था लक्ष्मण सेन था। बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो क्या बताएंगे? ब्राह्मी शताब्दी में हुआ। कौन सा? तो ब्राह्मी शताब्दी में हुआ। ठीक है। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या नाम था? मोमिन आरिफ। क्या नाम था इसका? तो मोमिन आरिफ। ठीक है। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय से तो क्या बताएंगे? ताज फकी। क्या नाम था? ताज फकी का संबंध की बात करेंगे तो मनेर के विजय से था। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। क्या नाम है? ताज, क्या बताएंगे? ताज सर ये फकी। मोमिन आरिफ ठीक है, महाराष्ट्र हाँ के बिल्कुल ठीक है, होती होंगे। हाँ बिल्कुल। तो पहले जो थे मनेर ना की विजय, ताज, क्या? पहले सूफी संत ताज फकीर, ये जो मोमिन आरिफ है ये महाराष्ट्र में गए थे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ दिए हुआ है। इसमें मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ताज फकी लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसमें गलती नहीं हुई ऐसे इस किताब में। ठीक है, इस किताब की बहुत खूबसूरती ये है, इसमें गलती बहुत कम है। ठीक है, न के बराबर इसमें गलती मिलेगी। बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। किसी भी रीजनल किताब में उतनी विश्वास नहीं होती है जितना आप इस किताब पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती बहुत न के बराबर है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, किससे होता है? तो तबकाते नासरी से। ठीक है, किससे होता है? तबकाते नासरी से होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, तबकाते नासरी से होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं मध्यकालीन बिहार की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, सल्तनत कालीन बिहार की बात करेंगे, मध्यकालीन का ही हमारा ये हिस्सा है। तो किसने बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो कौन जो था जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो क्या बताएंगे? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती क्या वसूलता था? खराज वसूलता था। किसने तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल का वैध शासक होने की मान्यता दी? तो किसने दी? टैक्स था, जमीन के ऊपर जो लिया जाता था, खेती के ऊपर जो टैक्स जो लिया जाता था उसको खराज बोलते थे। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो किसने तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल का वैध शासक होने का मान्यता दी? तो रजिया ने भी दी थी और साथ में बहराम साहब भी, दोनों समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण करके उसके शासक को बंदी बना लिया था? तो वही तुगरिल तुमन जो था, उसको तुगरिल तुधान भी कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी किसने दिया था? मुल्ला तकिया ने दिया है। और वह तिब्बती धर्मगुरु का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? धर्म स्वामी। धर्म स्वामी ने भी बोला है। ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल के कमजोर शासन काल में तिरहुत पर नरसिंह देव के विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल ने तिरहुत पर आक्रमण किया, इसके शासक को बंदी बना लिया। हालांकि ये आक्रमण असफल माना जाता है। कौन? ये असफल माना जाता है, हाँ, तुगरिल तुगन, हाँ, इसके बारे में अलग अलग जानकारी मिलता है। ये आक्रमण जो था असफल आक्रमण था। बिहार पर मोहम्मद साहब तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो क्या बताएंगे? तो आपको देखोगे यहाँ पे 1332 में बिहार शरीफ का कौन सा अभिलेख है? शुकूनन अभिलेख। ठीक है, बिहार शरीफ में है। 1346 में मोतिहारी का बेदबन अभिलेख, मुल्ला तकिया का यत्ता वृत्तांत सारे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बिहार पे मोहम्मद साहब तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक का प्रभाव का जानकारी इन सारे ही चीजों से आपको देखने को मिलता है। इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक प्रश्न है। ठीक है, किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सुबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? तो किसने भेजी थी? तब मोहम्मद तुगलक ने। तो बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन के, ठीक है, मलफूजात से जैनुद्दीन मलदूज मुल्क के बिहार के भुक्ती या सूबेदार होने का पता चलता है। ठीक है, तो किस सुल्तान ने संत सरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजी थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। हाजीपुर समस्तीपुर का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो हाजीपुर समस्तीपुर का संस्थापक क्या है? तो नाम में ही लिखा हुआ शमसुद्दीन हाजी इलियास। क्या नाम है इनका? तो शमसुद्दीन हाजी इलियास को हाजीपुर समस्तीपुर का संस्थापक माना जाता है। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था? तो किसने किया था? तो फिरोज तुगलक ने। कि फिरोज तुगलक में क्या नाम था? फिरोज तुगलक। हाँ, तुगलक वंश के शासक में कमी क्या थी ना, इनका ना संतों से नहीं बनता था। ठीक है, मतभेद रहता था संतों से। हालांकि अब गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी सेम रीजन था, एफएसटी के साथ भी सेम था, और थोड़ा सा
कुतुबुद्दीन, सॉरी क्या नाम है, हाँ ठीक है, इसको आपको तुगलक। ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट में एक मैं फोन रिसीव कर रहा हूँ, रुकिएगा। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? फिरोज शाह तुगलक पे सर। किल सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकाल बाहर किया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य है। ठीक है, तो बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य की बात करेंगे। तो बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु के बिहार का भुक्ति कहता है। नेकी का रक्षा कहा गया है। फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे सही है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए। बिहार में फिरोज तुगलक मतलब फिरोज शाह तुगलक के अभिलेखों से संबंधित, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या सही है तो ध्यान में रखना है। तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख फिरोज तुगलक का साम्राज्य की धुरी तथा दूसरा अभिलेख मलिक वायु के बिहार का भुक्ति कहता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सही है। राजगीर के एक जैन मंदिर से संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षा कहते हैं। अब फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है, सब सही है। बिहार के शासक रुकनुद्दीन के अभिलेख से संबंधित सत्य कथन क्या है। तो रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी का महाद्वार अभिलेख है जिसमें बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक दुर्ग निर्माण की चर्चा, जिसको हिस्न हसीन कहते हैं। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख 1297 लखीसराय से मिला है जिसमें, ठीक है, ब्लॉचमैन के खगोल अभिलेख कहा गया है। तो दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ठीक है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान की बात करेंगे, क्या नाम था उसका, तो इल्तुतमिश उसका नाम था। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो क्या नाम था इसका, तो इल्तुतमिशी नाम था। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो किसे पराजित किया था, हिसाउद्दीन एवज को। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो 1225 में लगभग किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया, तो हिसाबुद्दीन एवाज को, या फिर एवज भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है। ठीक है, तो मुवारिज खान नहीं रहा, बाकी तुगान रहा है, हातिम खान रहा है, शफुद्दीन ऐबक भी रहा है, लेकिन मुवारिज खान जो से बिहार का प्रांतपति नहीं रहा, सूबेदार नहीं रहा, गवर्नर नहीं रहा। ठीक है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो कौन सा काल था, तो तुगलक काल था। अगर शासक का नाम अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे शासक का नाम, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने एक टकसाल नगर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो बिहार का किस नगर का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा का। ठीक है, ध्यान में रखना, दरभंगा का नाम बदला था, तिरहुत जिसको कहते थे उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग, एक किला एवं जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। दरभंगा में एक किला भी बनाया, एक जमा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, कौन था? तो क्या बताएंगे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो ये तुर्कों ने दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि बौद्ध बिहारों की संख्या यहाँ पे अधिक थी, इसलिए बिहारों को प्रदेश कहा गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो क्या बताएंगे? तो तुगलक के काल में पड़ा था। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं मलिक इब्राहिम या मलिक बाया बिहार का प्रशासक किस काल में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था। तो किस काल में था मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बाया? तो क्या बताएंगे? तो तुगलक काल में। बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बाया का मकबरा कहाँ पे है? VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कहां पे है ये? तो क्या बताएंगे? बिहार शरीफ में है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद श्रीमपोसा के भेंट किस सुल्तान से किया था? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, किससे किया था? तो फिरोज तुगलक से। तो बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद श्रीमपोसा से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो क्या बताएंगे? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। ठीक है, तो फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है, तो क्या बताएंगे? तो बिहार शरीफ से मिलता है। कहां से मिलता है? तो बिहार शरीफ से मिलता है। ठीक है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो क्या बताएंगे? तो गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, आगे चल के 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ठीक है, तो बैनवार का। ठीक है, तो 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? क्या बताएंगे? बैनवार का, मतलब कर्नाट के बाद बैनवार। हाँ, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक ने छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? अनिल तो नाम वारिसी था को शिव बोलते सिंह, हैं। राजा शिव सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सर अनिल वारिसी को बोलते हैं, वैनवार को। नहीं नहीं, अगली बार बैनवार को नहीं बोलते हैं, वो उधर गुजरात में था, वो कहाँ चले गए उधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है विद्यापति जिन्होंने लिखा था कृति लता, कृति पताका, उसके रचनाकर थे। तो ये तिरहुत के किस शासक के समकालीन थे? तो क्या बताएंगे? शिव सिंह। ठीक है, क्या नाम था? शिव सिंह। ठीक है, और ये बैनवार वंश के शासक थे। ठीक है, बिहार में प्रशासनिक की तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख सूत्र क्या है? तबकाते नासरी। कौन सा है? तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? दरिया खान लोहानी या फिर अब्बास खान शेरवानी? कौन होंगे? तो दरिया खान लोहानी। ठीक है, हालांकि इनके पुत्र ने किया था। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग कब किया गया सबसे पहली बार? तो 13वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, झारखंड शब्द का प्रयोग किया किसके लिए? तो जनजातीय क्षेत्र के लिए। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है? तो किसमें मिलती है? तो तबकाते नासरी में आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखना है। किस सुल्तान ने तुगलक को तुगलकपुर का नाम दिया? नाम बदल दिया था ना इसने, दरभंगा का नाम बदल के। किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? किसने किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? जैन मंदिर का अनुदान कौन दिया था जहां से नेक दिल कहा गया है? तो फिरोज तुगलक को। ठीक है, आप संस्कृत में लिखा भी है। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन कौन रहा है? तो मलिक बयां तो रहा है, सबसे प्रमुख भी है ये, और साथ में मजदुल मुल्क भी रहा है। ठीक है, दोनों सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपने राज्य का विस्तार किया? तो क्या बताएंगे? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी। किसने? सिकंदर लोधी। बिहार के जौनपुर में सरकी के प्रभाव की शुरुआत हुई कब? तो 1394 में। महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता, को बिहार का शासन करने के लिए भेजा। इसी ने सरकी प्रभाव की शुरुआत की। पश्चिम भाग जौनपुर के सरकी शासक की क्या था? अधीन था। तो जौनपुर में आप देखोगे, जिसको पूर्व का सिराज भी कहते हैं, तो आप सरकी डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, जिसका कि मलिक सरवर ने रखा, जिसको ख्वाजा जहां, मलिक सरवर ख्वाजा जैसे मलिक उस सर्क भी कहते थे।
बिहार शरीफ स्थित मलिक मियां के मकबरे की विशिष्टता क्या है? तो क्या है, ध्यान में रखेंगे, तो ये सलामी दीवारें, ठीक है या फिर लंबुतरा गुंबद है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन की क्या लिया है, सही लिया है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह किसका मजार है? तो किसका है? तो मखदूम यहिया का, ठीक है। तो मखदूम यहिया शाह का मनेर, इनका पूरा नाम था मखदूम यहिया शाह मनेरी, ठीक है। तो इनका जो दरगाह जो है आपको कहां पे मिलेगा? पटना मनेर के पास में आपको इनका दरगाह मिलेगा, ठीक है। ये सूफी संत है। और बिहार की बात करें, किस सूफी संत का कौन सा सिलसिला का बिहार जो था केंद्र था? तो क्या बताएंगे? फिरदौसी का, ठीक है, ध्यान रखा, फिरदौसी का, ठीक है। अब आते चेरो वंश, जिसको उज्जैनिया वंश के नाम से, चेरो वंश और उज्जैनिया वंश दोनों आसपास ही था, ये जनजातीय वंश था, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राजवंश का उदय हुआ? तो क्या बताएं? खरवार। तो पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उदय हुआ, जिसको हम लोग खरवार के नाम से जानते हैं। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो ध्यान रखें, भार, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो अब आएगा, ध्यान में रखना, चेरो राजवंश। ब्राह्मी शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित किया था? क्या नाम था इसका? चेरो राज, ठीक है। चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? ठीक है। तो इनका संघर्ष जो था तुगलक के साथ था, इनका संघर्ष सूर्य के साथ भी हुआ, इनका संघर्ष मुगल के साथ हुआ, ठीक है। लोधी या नुहानी के साथ इनका संघर्ष नहीं था। तुगलक के साथ था, सूर्य के साथ था, मुगल के साथ संघर्ष में इनका पूरा तरीके से इनका जनाजा निकल जाता है, ठीक है। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो क्या बताएंगे? उज्जैनिया राज्य से। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दलपत शाही का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? उज्जैनिया राज्य से। फिर रिपीट कर रहा हूं, दलपत शाही का संबंध किससे है? उज्जैनिया राज्य से। चेरो शासकों ने, ठीक है, शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया उज्जैनियों ने। तो चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किसने किया? उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? ठीक है, तो चेरो से इनका काफी अच्छा संबंध था, तब मुगलों के विरुद्ध जो था सहायता चेरो ने दिया था। हालांकि बाद में मुगल जो थे चेरो शासक के विरुद्ध हो गए थे। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो क्या बताएंगे? चेरो राजवंश था, ध्यान में रखिए, जो कि शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। ये पाल वंश के बाद था। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर की मेले के उद्घाटन के, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर मेले का उद्घाटन करने वाला कौन था? फूलचंद। क्या नाम था इनका? फूलचंद, ध्यान में रखना है, जगदीशपुर मेले का उद्घाटन किया था फूलचंद। अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, एक मिनट। हाँ, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो क्या बताएंगे? उज्जैनियों शासक के द्वारा हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? क्या बताएंगे? संतन सिंह नाम था, ठीक है। और इसका मूल नाम जो था ना, देवराज था। क्या नाम था? देवराज था, ठीक है। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह था, और इसका मूल नाम जो था देवराज था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहां रही थी? तो क्या बताएंगे? ढाबा भी थी, बीठा भी थी, बक्सर भी थी, सभी जगह पे थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो बाघमल जो थे नहीं थे। चांद व मुंद जो चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम के मंदिरों से जुड़े थे, ये संबंधित है किनसे है? तो शाहाबाद के चेर से, ठीक है। चांद में मुंद जो चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, नामक मंदिरों से जुड़े थे, संबंधित है शाहाबाद के चेर से संबंधित है। अब बिहार में अफगान राज्य वंश आएगा। तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, किनकी निर्णायक देन थी? तो क्या बताएंगे? तो नुहानी की थी। किनकी थी? तो नुहानी की थी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को। क्या नाम था? दरिया खान नुहानी, ठीक है। तो हुसैन शाह सरकी को पराजित करके इसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया, दरिया खान नुहानी। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान में रखा, मोहम्मद शाह नुहानी, ठीक है। इसका नाम, असली नाम क्या था? बहार खान नुहानी था। क्या नाम था? मोहम्मद शाह, इसको क्या बोलते हैं? बहार खान नुहानी भी कहते हैं। दरिया खान नुहानी का पुत्र था यह बहार खान नुहानी, जिसको मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह लोहानी का असली नाम, ध्यान में रखना है, बहार खान था। इसे दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एवं अन्य अफगानी नुसरत खां के अधीन था, ठीक है। बंगाल का सुल्तान था नुसरत खां। महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो ध्यान में रखना है, मोहम्मद सोनाहानी का पुत्र था, जिसका नाम क्या नाम था? जलाल खान था, ठीक है। क्या नाम था उनका? तो महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो जलाल खान को, ठीक है।
अब आते हैं सूर्य साम्राज्य की बात करेंगे, 40 से लेकर 45 तक आपको दिखेगा। सूर्यवंश का संस्थापक की बात करेंगे तो कहते थे शेर शाह सूरी, जो कि फरीद खान इनका मूल नाम था। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो कई बार पूछा गया, मोहम्मद नुहानी ने। अब मोहम्मद नुहानी का मूल नाम क्या था? बहार खान लोहानी। बहार बहार खान खान नुहानी। नुहानी, ठीक है, ध्यान रखा, बहार खान नुहानी, ठीक है। शेर खान के पिता हसन खान जंगीदार थे। कहाँ के जंगीदार थे शेर खान के पिता? सासाराम। सासाराम के थे। सासाराम। शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था? तो शेर खान की बात करेंगे तो बिहार में जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया गया था। बहार खान लोहानी का पुत्र था। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ हुआ? तो कौन सा युद्ध में? तो सूरजगढ़ा का युद्ध, बंगाल के शासक के खिलाफ था। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था? 2 युद्ध में पराजित किया था। चौसा का युद्ध में, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? तो कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज। ठीक है। किस युद्ध में शेर खान की उपाधि धारण की, शेर शाह की उपाधि किस युद्ध में धारण की? तो चौसा के युद्ध में, ठीक है। और दिल्ली का सुल्तान किस युद्ध में अपने आप को घोषित किया? तो कन्नौज के युद्ध में या फिर बिलग्राम के युद्ध में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो क्या बताएंगे? तारीखे दाऊदी में मिलती है। किसमें मिलती है? तो तारीखे दाऊदी में मिलती है। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? तो क्या बताएंगे? तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? तो कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहां पे था? ध्यान में रखेंगे तो सहसराम में या फिर सासाराम कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो क्या बताएंगे? दाऊद खान करारानी, ठीक है। और दाऊद खान करारानी पे आक्रमण किसने कर दिया? किसने किया आक्रमण? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। शेर शाह का मकबरा आपको कहां दिखेगा? तो सहसराम, जिसको सासाराम भी कहते हैं, ठीक है। ये मकबरा की बात करेंगे तो अफगान स्थापत्य कला का, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहां से? हाँ, इंडो इस्लामिक, ठीक है। तो बात करेंगे शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहां से मिलती है? तो क्या बताएंगे? तो तारीखे दाऊदी से, ठीक है। और तारीखे दाऊदी के रचनाकार की बात करेंगे, कौन थे? तो अब्दुल्ला थे। कौन थे? अब्दुल्ला थे। शेर शाह शुरू के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई। सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, जो कि सन का डंडी का था। और रुपया का प्रचलन किया गया, बिल्कुल किया गया, क्योंकि चांदी का सिक्का होता था, ठीक है। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताएंगे? तो सासाराम का किला जो कि रोहतास में, किसने करवाया था? तो शेर शाह ने, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, तो इन्होंने इबादत खाना का निर्माण नहीं करवाया था। इबादत खाना का निर्माण कराने का श्रेय अकबर को जाता है, ठीक है। ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिनको सड़के आजम कहते थे, उसका निर्माण करवाया, ठीक है। देश की भूमि का संरक्षण करवाया। किसानों को पट्टा देने के लिए कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह सूरी ने की थी। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताएंगे? तो शेर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? तो शेर शाह सूरी है, हसन खान सूर है, इस्लाम साहब, बहुत सारा मकबरा है वहां पे, ठीक है। पूरा सूर फैमिली का मकबरा आपको दिखेगा। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का है, बिल्कुल ठीक है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पे बना, जिसके चारों ओर सीढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। इसकी छत पर गुंबद के रूप में है, ठीक है। तो बिल्कुल सारे ही कथन की बात करेंगे, सारे ही कथन जो है आपके सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो ध्यान में रखना, किसके समकालीन? शेर शाह के समकालीन थे, उनके पुत्र इस्माइल शाह के समकालीन थे। तो सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बरन किसके समकालीन थे? तो शेर शाह और उनके पुत्र के समकालीन थे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन है? तो वन एंड ओनली इस्लाम शाह का, ध्यान में रखेंगे। वही शेर शाह इस्लाम शाह कह लीजिए, क्योंकि इसमें इस्लाम शाह ऑप्शन लिया, क्योंकि इस्लाम शाह ने उसको पूरी तरीके से निर्माण करवाया था, शेर शाह के जीवन में शुरू हुआ था। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? परमंडल कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। तो शेर शाह के समय में परमंडल कितनी थी? 7 थी। अभी बिहार में 9 है, ठीक है। उस समय कितनी थी? 7 थी। शेर शाह के द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय किया गया? तो 5 लाख रुपया खर्चा करके पटना किला और नगर को बनाने में शेर शाह सूरी के द्वारा खर्चा किया गया था। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ था? किसने ये कोशिश किया था? तो ध्यान में रखना है। तो 1529 में किसने दक्षिण बिहार पे आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ? इसका नुसरत क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका नुसरत का आंसर होगा, ठीक है।
लखीसराय के ठीक पास है, इसका जंग हुई आंसर थी। नुसरत खां होगा। ठीक है। सर बंगाल का था ना? बंगाल का था। बंगाल का था। इसी को तो हराए थे। कौन सा लड़ाई था? सूरजगढ़ा के लड़ाई में। हाँ सूरजगढ़। ठीक है। 1532 में हराए थे। उससे पहले 1529 में भी लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने। अब आते मुगल कालीन बिहार आते हैं। ठीक है। तो मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित करके बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो कौन था? महमूद लोदी। अब महमूद लोदी के साथ बिहार में कौन सी इनकी लड़ाई हुई थी? कौन सी लड़ाई हुई थी? घाघरा। अरे कौन सी लड़ाई? महमूद लोदी के साथ 1529 में कौन सी लड़ाई हुई थी? घाघरा। घाघरा की लड़ाई। ठीक है। घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया है? ठीक है। तो दाऊद खान को पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। 1576 कहीं कहीं पे मिलता है। ठीक है। दाऊद 76 खान में को। ठीक है। अकबर ने बैटल ऑफ पटना युद्ध के बाद क्या? बैटल ऑफ राजमहल प्रांत शायद तो 80 में 76 में बनाया हुआ। था बिहार को, प्रांत का दर्जा। हाँ। हाँ, 76 में इसको ना पूरी तरीके से ना इसको बिहार से भगा दिया था। पटना छोड़ के भागने पे भगा दिया मजबूर था। कर दिया था 76 में। सर युद्ध अकबर का ने नाम पटना क्या था? युद्ध के बाद बिहार में किसे किसका? सर ये 1574 का सर जो युद्ध हुआ था उसका नाम कोई है क्या? दाऊद खान काराकानी। सर ठीक है। युद्ध का नाम मतलब मतलब। जगह, लड़ाई का नाम, कोई लड़ाई का नाम नहीं बैटल है। ऑफ ठीक। हाजीपुर था। हाजीपुर में लड़ाई हुई थी बेसिकली। और जो ठीक है। लास्ट युद्ध था ना उसका नाम था बैटल ऑफ राजमहल, मुख्यतः जो 1576 में हुआ था। ठीक है। तो दाऊद खान काराकानी इसका पूरा नाम था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1576 में पटना छोड़ने पे मजबूर किया। 1576 में मुगल के अधीन आ जाता है। 1580 में बिहार को, ठीक है, ध्यान में रखना है, एक प्रांत का दर्जा दे दिया। ठीक है। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? तो क्या था? मुनीम खान को। ठीक है, पटना का युद्ध कहते हैं। ठीक है। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना है। तो 1580 में जब बिहार प्रांत बना तो उस समय बिहार का जो तो मिर्जा अजीज कोका था। और 1576 में अगर बात करेंगे ना, ठीक है, जिस समय बिहार को जीता था उस समय मुनीम खान थे। ठीक है। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों में मुगलों के बीच में लड़ाई का केंद्र बन गया? तो ध्यान रखेगा, अकबर के समय में। अकबर के समय कहां के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो कहां का था? जगदीशपुर का। ठीक है, बिल्कुल। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? वन एंड ओनली अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब दिया गया? जो क्वेश्चन में उस समय से बता रहा था। तो 1580 में प्रांत बन गया था। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया, दर्शन किया था? कौन था? तो किसने किया था? तो ध्यान में रखना है, बाबर। ठीक है। किस मुगल शासक ने मनेर में, ठीक है, बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो क्या बताएंगे? हुमायूं। बात करेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है तो बताना है आपको। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो क्या बताएंगे? अकबर ने भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो क्या बताएंगे? तो शाहजहां ने बिहार में शरण ली थी। ठीक है। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें थी? तो अभी भी 7 है, जितनी शेरशाह सूरी के समय में थी। ठीक है। बिहार में परगनों की संख्या उस समय 200 थी, लेकिन परमंडल की बात करेंगे, सरकार कितने थे? 7 थे। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो क्या बताएंगे? तो राजा मानसिंह था। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास में अपनी राजधानी बनाया? तो रोहतास राजधानी किसने बनाया? तो राजा मानसिंह ने बनाया। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या फिर पुरानी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? हाजीपुर की जम्मा मस्जिद। ठीक है, मुगल कालीन है, ध्यान में रखना है। हाँ, राजकुमार अजीम के अजीमाबाद को बसाने में कितना खर्च कर दिया? यही मैं उस दिन बोल रहा था, 1 करोड़ 3 करोड़ में कंफ्यूज था, 1 करोड़ खर्च किया था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2 से लेकर 12 तक था, 10 वर्षों तक था। ठीक है। अजीम जो कि मतलब इसका क्या नाम था? इसका औरंगजेब। पोता था औरंगजेब का। औरंगजेब का शासनकाल में बिहार में परमंडल कितने थे? कितने परमंडल थे? तो अब जाके 8 हो जाएगा। ठीक है। अकबर के समय 7 था, अब जाके कितना हो जाता? 8 हो जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में, ठीक है, खोखरा देश की विजय संपन्न हुई थी? खोखरा देश की विजय संपन्न किसके शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। सिख गुरुओं ने किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? 3 का था ना,
एक था गुरु नानक का था, गुरु तेग बहादुर का था, और गुरु गोविंद सिंह जी का तो जन्म हुआ था, गुरु अर्जुन देव का नहीं था। ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो फारुखसियर के समय समाप्त हो गया था। ठीक है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ठीक है। तो यार ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो क्या बताएंगे? शाहजहां के शासनकाल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ठीक है। तो अब्दुल लतीफ की बात करेंगे तो अकबर के समय में आया था। ठीक है। और सादिक की बात करेंगे तो क्या? जहांगीर दिया हुआ है। जहांगीर दिया सॉरी हुआ सर, है। सॉरी, मिस्टेक, सॉरी। अब्दुल सादिक जहांगीर के समय में और अब्दुल लतीफ अकबर के समय में। ठीक है, मिस्टेक। राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति किसने नियुक्त किया? तो अकबर ने। ठीक है। राजधानी कहाँ बनाया इसने? रोहतास को बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? ठीक है, 1621 में तो किसे? राजकुमार परवेज को। इसी के बाद ये पद हमेशा किसे मिलने लगा? तो राजकुमारों को मिलने लगा। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? ठीक है ना, ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? अजीम ने। राजकुमार वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो किसका हुआ था? फारुखसियर का हुआ। किस ठीक है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फारुखसियर का हुआ था। ठीक है। सालम सेकंड का भी हुआ था। ठीक है, लाल फारुखसियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया? तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का जो गवर्नर जो बना था, ठीक है, तो मिर्जा अजीज कोका बना था। ध्यान में इसको रखना है। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा है? ठीक है, तो शुजात खान रहा है, सैयद खान रहा है, मुकरब खान रहा। ठीक है, सारे ही जो थे रहे। ठीक है। बिहार में किस मुगल काल का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो क्या बताएंगे? यही शाह आलम द्वितीय को पटना के फैक्ट्री में हुआ था। ठीक है, कंपनी के अधीन हुआ था। ठीक है। हाँ, इसका मूल नाम अली गौहर था। ठीक है। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप सभी जगह से होते थे। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे उदाहरण की बात करेंगे तो मरे स्थित शाह दौलत का मकबरा की बात करेंगे। सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, पूछा जाता प्रश्न, ये भी आई है। इसको इस्लाम खान ने बनाया था ना, शाहजहां। हाँ, नूरजहां का भाई था। नूरजहां का भाई का नाम इस्माइल खान नहीं था। इब्राहिम खान था। नूरजहां का भाई का नाम था, वही बनवाया था। शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान होगा। औरंगजेब का मामा कौन था? शाइस्ता खान ना। औरंगजेब कैसे हो देख जाएगा? लीजिएगा कौन बना। ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। ठीक है, जो कि मतलब बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनाया गया था। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? ठीक है, इसका निर्माण की बात करेंगे। लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव भी है। तो ये भी सही है, सारा ही सही है इसमें। ठीक है, ध्यान में, इसका निर्माण 1617 में हुआ था। बिहार में मुगल शैली का सबसे उदाहरण है। ध्यान में इसको रखना। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया गया था? क्या नाम है उनका? महेश ठाकुर। ठीक है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। महेश ठाकुर को मिथिला का राज्य दे दिया गया था। ठीक है। शाहजहां के काल में बिहार में सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान। ठीक है, यही इस शाइस्ता खान के बारे में बात कर रहा था। ये शाइस्ता खान ही नूरजहां का भाई था, औरंगजेब का मामा था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को, शाहजहां की वाइफ थी। हाँ, औरंगजेब का मामा था। शाहजहां की वाइफ तो मुमताज महल थी ना। अब जहांगीर वाला सॉरी, कर दिया। ये शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा तो था। सॉरी, ये मुमताज का भाई था। सॉरी, ये शाइस्ता खान मुमताज का भाई था। मुमताज का भाई था ये। ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साहब 1576 में मिलाया था। ठीक है, लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब दिया था? प्रांत का दर्जा था 1580 में। मुगल काल ने किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखें, 1733 में बिहार को बंगाल का सूबा का अंग मान लिया गया था। बिहार के शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा कौन था? तो क्या बताएंगे? शाहजादा परवेज जहांगीर के समय में। अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र में कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथों में था। इस संबंध में सत्य कथन की पहचान करें।
पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र मासूम खान काबुली के हाथ में था। सही है। तिरहुत का जागीरदार सफेद बदखसी या फिर उसका पुत्र बहादुर था। शाहम खान जहां हाजीपुर का जागीरदार था। रोहतास पर मोहिब अली खान का नियंत्रण था। आरा जनपद और जागीरदार, ठीक है, मीर मुइजू मुल्क, मीर अली अकबर और स्योंजी खान था। सासाराम के जागीरदार सैयद खान बदर खुबी और अकबर बहादुर थे। तो सारे ही कथन की बात करेंगे तो इसके सारे सही होंगे, ठीक है। तो ये इतना डिटेल्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आप याद करो तो याद रख सकते हैं। रोहतास याद कर सकते हैं, मोहिब अली खान था रोहतास में। हाजीपुर में साहम खान था, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है। पटना के ध्यान में पटना के निकटवर्ती की बात करेंगे तो है ना मासूम खान काबुली, ठीक है। 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था, तो ध्यान रखेंगे तो मुल्ला तैयब को। किसे? मुल्ला तैयब को 1579 में अकबर ने बिहार भेजा था। अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा था। रायपुर, खोत्तम और शमशेर को क्रमशः बिहार और हाजीपुर का दीवान और बख्शी नियुक्त किया गया, ठीक है। तो मुल्ला तैयब को अकबर ने बिहार भेजा था 1579 में। अब आगे आते और भी कुछ प्रश्न, उसको भी जरा करते। अकबर के समय में कौन बिहार का सूबेदार नहीं रहा था, ठीक है। तो फरमूली खान नहीं था। कुबर मान सिंह तो थे। खान आजम मिर्जा जी कोका तो पहला ही बनाए गए थे। सैयद खान भी थे, ठीक है। बाकी फरमूली खान नहीं थे। मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो जफर खान थे, इब्राहिम खान थे, बेग बहादुर, सारे के सारे थे। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेजों से मधुर संबंध था? मुकरब खान का अच्छा संबंध माना जाता था, ठीक है। ये जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार तो अंग्रेजी मालों में बड़ी दिलचस्पी लेता था। भारत में सांगी तथा पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ, ठीक है। पत्थर की मस्जिद आपको पटना में मिलेगा, सबसे पुराना मस्जिद है, ध्यान में रखना है, अकबर के शासनकाल में। शाहजहां परवेज ने 1621 में सांगी तथा पत्थर के मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भी पूछा जाता है शाहजहां परवेज के समय में पत्थर निर्माण में नजर बहादुर की बड़ी भूमिका थी। पत्थर निर्माण में नजर क्या? शहजादा परवेज तो अकबर कैसे हो गया? शाहजादा परवेज 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद के निर्माण का, पटना में संगी तथा पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अकबर के काल में भी कहीं शुरू हुआ होगा, ठीक है। परवेज के काल में पूरा होगा। इसमें तो शाहजादा परवेज तो बनाया गया था 1605 में अकबर मर गया। इसमें डाउटफुल लग रहा है, इसका आंसर होना चाहिए जहांगीर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। तो खान आजम को। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन की बड़ी तारीफ करते थे, ठीक है। तो क्या नाम है? मिर्जा सैफ खान का, ठीक है। पीटर मुंडी 1632 में पटना आया और उसने मिर्जा सैफ खान की कानून व्यवस्था, निर्माण आदि की खूब प्रशंसा की। सैफ खान शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। पीटर मुंडी। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो ध्यान रखेंगे शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार नहीं था, ठीक है। अजीज कोका नहीं था, अकबर के समय था। जुल्फिकार थे, शाइस्ता थे, ठीक है, इतिकाद खान थे, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इब्राहिम खान था, दाऊद खान कुरैशी था और शहजादा अजीम या फिर आजम भी था, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया? तो किसने किया? दाऊद खान कुरैशी। क्या नाम था? दाऊद खान कुरैशी। मुर्शिद कुली खान बिहार का दीवान कब बना? तो 1703 में बना। भोजपुर के उज्जैनी विद्रोही जमींदारों का दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया? तो हुसैन अली खान ने किया। बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य तथ्य का चयन कीजिए। बिहार में जब्ती पद्धति 200 परगनों में से 138 परगनों में यह लागू थी। 1582 में टोडरमल ने बिहार को, ठीक है, 55,47,984 रुपए का मानक राजस्व तय किया। 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85,15,683 रुपए तय किया गया। 1750 में अलवर्दी खान के काल में, ठीक है, 7,02,498 तय किया गया। काफी कम हो गया भाई। तो बताना क्या होगा? 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला गलत है, क्योंकि इनके समय इतना कम कैसे हो सकता है जो ऊपर से बढ़ रहा था, ठीक है। इसके से 95, 56, 98 होगा, ठीक है। 95,56,098 था, मतलब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये जो था मानक राजस्व था, जो कि मतलब इतना राजस्व वसूली जाती थी, ठीक है। अकबर के समय में 1582 में बिहार में 7 सरकारें थी। इसके नाम सही क्रम में क्या था? बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण थे, ठीक है। और ध्यान में रखना, औरंगजेब के शासनकाल में कितना हो गया था? 8। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में कितना हो गया? 8 हो गया था, ठीक है।
कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? यूसुफ शाह चक कहाँ पे दफन है? नालंदा। नालंदा में। कहाँ पे है ये? नालंदा में। भाग के बिहार आ गया था, ठीक है। और साथ में हम लोग कल आधुनिक बिहार शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। और मैंने जो भी बातें बताई है, ठीक है, इसको 3 से 4 बार आप करोगे तभी जाके आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो है आज मेडिवल जो था समाप्त हो गया, और पूरे हमें इसको समाप्त करने में पूरे के पूरे 1 घंटे ही लगे।